हॉट स्टॉक्स में आज हमारा फोकस है खास तौर पे म्यूचुअल फंड कंपनियों को लेकर, जिनको हम एएमसी कंपनियों के नाम से भी जानते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नाम से। जियो फाइनेंशियल एक स्टॉक है जो कि लाइमलाइट में है। दरअसल जियो के जो म्यूचुअल फंड कारोबार की एंट्री है उसको फाइनल अप्रूवल आ चुका है। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट को सेबी से फाइनल मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों के बीच में ये 50-50 जॉइंट वेंचर है और भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है। परसों ये अपडेट आ गया था, कल भी स्टॉक ने रिएक्ट किया, परसों भी स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा था। और आप अगर पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, फिलहाल के लिए कुछ 66 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ये इंडस्ट्री के एयूएम आपको नजर आएंगे। 23% की जो ग्रोथ है वो हमने वित्त वर्ष 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बनती हुई दिखी है। अब करीब 66 लाख करोड़ रुपए के आसपास के नेट जो एयूएम्स हैं वो इस इंडस्ट्री के आपको नजर आएंगे। लेकिन हमारा फोकस है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, जो एएमसी स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स का मैं कल एनालाइज कर रहा था मैम, सारे ही अपने जो 10 साल के औसत पी हैं उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाज़ार में ये जो यूफोरिया है या फिर जो एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है उसको ज़्यादातर जो एएमसी स्टॉक्स हैं वो भुना चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिनकी कई स्कीम्स ऐसी हैं जो कि बाज़ार से भी कहीं आगे चल रही हैं। बाज़ार जितना रिटर्न दे रहा है उससे भी बेटर परफॉर्म कर रही हैं, अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए इन स्टॉक्स में अब करना क्या चाहिए, स्पेशली जब जियो की एंट्री हो रही है। जियो की एंट्री से अब दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहला ये कि क्या डिस्रप्शन तो नहीं हो जाएगा, जैसा हमने जियो की टेलीकॉम सेक्टर में जो एंट्री देखी थी उसके लिहाज से देखा था। और दूसरा, क्या ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि जियो आया टेलीकॉम में, उन्होंने अपनी जगह बनाई, जैसे भी करके स्ट्रैटेजी बनाई, पहले फ्री में बांटे सिम, कोई चार्जेस नहीं किए। अब आप देखिए वो मार्केट लीडर हैं और रेवेन्यू शेयर के लिहाज से जियो टेलीकॉम में। क्या कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी नज़र आती है? तो क्या इसे पॉजिटिव के तौर पर लेना चाहिए रादर देन कि स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए देखें कि ये जिस स्पेस में भी जाते हैं उस स्पेस में डिस्ट्रप्शन ले आते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनियां जो एएमसी से लिस्टेड हैं उनमें गिरावट आनी चाहिए? आप कैसे देख रही हैं? उसके बाद फिर मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ। देखिए, ओवरऑल इंडस्ट्री एक डिस्रप्शन मैं देखती हूँ, सबके मार्जिन श्रिंक होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। मार्जिन मैं नंबर एयूएम को मैं बोलना चाहती हूँ, मार्जिन को भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कंपनीज अपने कॉस्ट को बढ़ा करके मार्जिन को मैनेज कर ले, लेकिन जो एयूएम है वो तो थोड़ा शेक होगा, वो तो थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा, डिप देखने के लिए मिलेगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट मतलब रिलायंस की जो ओवरऑल ग्रुप की जो स्ट्रैटेजी चलती है, जैसे कि आपने स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया है, डिस्टर्ब एंड उसके बाद डोमिनेट। डिस्ट्रप्शन के साथ वो डोमिनेट भी करते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, क्योंकि जियो ऑलरेडी जितने लोगों के पास आज के समय में बैंक है, अलग अलग बैंक्स के, उससे ज्यादा लोगों के पास में जियो का सिम है। एंड आई वोंट बी वंडर कि अगर ये जियो सिम के थ्रू या यूजर बेस को ही यूज करते हुए सिप्स के थ्रू स्टार्टिंग में कुछ ना लाए, हो सकता है कि ये हो। और एक बार अगर पेनिट्रेशन जो टियर 4 रूरल एरियाज में इनका डीप ऑलरेडी है, अगर सिप वाले केस में भी इनका अगर वहां पर पेनिट्रेशन पहुंचता है, तो आई मीन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस कंपनी इन टर्म्स ऑफ ये इन्वेस्टमेंट एयूएम लाने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक चेंज, हम लोग एक मार्केट के डायनामिक्स को चेंज होते हुए देखेंगे, बट शुरुआत में फ्री हो सकता है, बट बाद में टू अर्न दैट ऑल दैट कॉस्ट प्राइस तो वहां पर भी देने पड़ेंगे, एज वी आर सीइंग इन दी जियोस देयर सिम कार्ड्स एंड ऑल। तो डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड है, डोमिनेंस भी। ठीक है, ओके। मैं इससे पहले कि एएमसी स्टॉक्स डिस्कस करूं, एक स्टॉक ना थोड़ा हटके है इससे पूरे इस सेगमेंट से, उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। मैम इसके आप चार्ट देखिए, मैं अभी देख रहा था 5.5% ऊपर था, 6% से ज़्यादा की मजबूती कैस्ट्रॉल इंडिया के चार्ट में हो चुकी है। दरअसल खबर यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि बीपी का ये इंडिया का ये लुब्रिकेंट बिजनेस है और इसको खरीदने की दौड़ में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हो चुकी है। ऐसा न्यूज़ फ्लो निकल के सामने आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी इसमें शामिल हो सकती है। इसमें जो कुछ और नाम भी आ रहे हैं, उसमें अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, लून स्टार फंड्स हैं, इनके नाम सारे हैं जो कि ये हिस्सा बिक्री या हिस्सा खरीद सकते हैं। तो अब रिलायंस का नाम भी इसमें जुड़ता हुआ दिखा। स्टॉक रिएक्ट कर भी रहा है, देखिए 6% के आसपास का मूव आ गया। कैस्ट्रॉल पर आपकी क्या राय होगी? इफ यू आर होल्डिंग, कीप होल्डिंग इट। और अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो 6 से 7% का रिस्क है, इससे ज्यादा रिस्क है नहीं। जो इंट्राडे का लो है वही इसका ओपन प्राइस इज इक्वल्स टू लो है, उसी का स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को बैठ जाइए और देखिए कि क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा है कि इसको रिलायंस ही ले लेगा, अगर इसमें मतलब रिलायंस का ही स्टेक इसमें अप्रूव हो जाएगा। दैट्स व्हाट द प्राइस सेइंग।
फ्यूचर में अगर मैं गलत हो जाऊं तो नो वरीज, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड 219.20 जिस भाव पर आपको मिलता है, 207 के 207 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन होल्ड इट। ठीक है, ऊपर टारगेट में। जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट देखें, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, प्लीज टारगेट ही पूछ रहा था मैं। टारगेट जो आप यहाँ पर देखेंगे वो 227.28, जो भी रेंज 227 चलिए, 227 का पहला टारगेट देखेंगे आप यहाँ पर, एंड 245 का सेकंड टारगेट आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि लीप्स बड़े होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कैस्ट्रॉल इंडिया में जिनके पास हैं वो रखें, स्टॉप लॉस 207 का लगाएं और फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, परफेक्ट है। तो इसको खरीदना है आपको, और ख़रीदेंगे जब आप, तो आपको 220 रुपये के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस आपका हो गया 207 रुपये का, और आपका जो टारगेट है पहला आ गया 227 का, और उसके बाद आपको 245 तक के जोन्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो कैस्ट्रॉल इंडिया में जो न्यूज़ डेवलप हो रही है, जो रिलायंस का नाम भी आ रहा है अब बाय आउट में, यानी कि खरीदने के जो इच्छुक बायर्स हैं, उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक में दिख रहा है। अब हो चुकी है 6.5% के आसपास की मजबूती। वापस आइए एएमसी स्टॉक्स पर। हम हॉट स्टॉक्स की बात कर रहे थे, ये खबर थोड़ा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बीच में माफ़ी चाहते हैं रोकना पड़ा। अब एएमसी स्टॉक्स की तरफ आइए। आप कह रहे हैं कि मार्जिन स्ट्रिंग्स होते हुए नजर आएंगे, डिस्ट्रप्शन होता हुआ दिखेगा इस पूरे स्पेस में। अब अगर आप इन कंपनियों को देखें ना, जिसमें मैं यूटीआई एएमसी से शुरुआत करना चाहूँगा, सबसे कम अगर किसी का पी मल्टीपल है तो वो इसी कंपनी का है। पिछले एक साल में कुछ रिटर्न भी ज़्यादा नहीं देखने को मिले हैं। अब इन रिटर्न्स को अगर मैं निफ्टी से भी कंपेयर करता हूं तो 9-9.5% के आसपास निफ्टी चला है, उससे तो ज़्यादा ही चलते हुए दिखे हैं ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे एएमसी स्पेस के। अब इनका मुकाबला होगा जियो से। तो इंडस्ट्री पी आप देखेंगे 23-23.5 के आसपास का है, उसके सामने देखेंगे तो यूटीआई एएमसी आपको सस्ता नज़र आ रहा है। तो भले ही कुछ डिस्ट्रप्शन होगा भी या फिर दिक्कत होगी भी, ऐसा कुछ एनालिस्ट से मेरी बात हुई है जो कह रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हुई नज़र आएंगी। तो अगर ऐसा होता है, नए मौके खुलेंगे, नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, नए प्रोडक्ट्स आते हुए दिखेंगे, अच्छा होता हुआ दिखेगा जिस इंडस्ट्री में कस्टमर्स के लिहाज से, जो कि कंपनीज को भी लॉन्गर टर्म में बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, तो क्या यूटीआई एएमसी जो सबसे सस्ता मिल रहा है इसे कंसिडर किया जा सकता है? नहीं, यूटीआई एएमसी भी अभी महंगा है। 118 के 1188 के प्राइस पर ये अभी है। मेरा व्यू यहाँ पर है कि अभी थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा, तो ये कूल ऑफ का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड वो कूल ऑफ आपको लेके जा सकता है 1130 के पास से लेकर के अप टू 1155। तो ये रेंज है, वहां पर का वेट करना बेटर रहेगा एज कंपेयर टू आप करंट प्राइस पर बाय करें। ठीक है, थोड़ा वेट कर लें डिप्स का यूटीआई एएमसी में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं। अच्छा, आदित्य बिरला सन लाइफ एबीएसएल एएमसी की बात करें तो ये यूटीआई एएमसी से भी ज़्यादा चला है पिछले एक साल में। 38.5% के आसपास के रिटर्न इसने ऑलरेडी दिए हैं, तो इसके तो वैल्यूशन भी उससे ज़्यादा ही हैं यूटीआई एएमसी। हालांकि इंडस्ट्री से नीचे ही हैं दोनों कंपनियां अवेलेबल। इसको लेकर आपका व्यू? पी वाइज तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करंट भाव जो है वो महंगा है। थोड़ा बहुत ही डीप एक्सपेक्ट करें, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन 726 का जो रेंज है, अगर आप 710-15 के पास ले तो शायद आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश है, बट करंट प्राइस थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, प्राइस महंगा है इसका। और निप्पॉन लाइफ एएमसी ये तो वैसे ही 36 के मल्टीपल पर अवेलेबल है, ये भी महंगा दिख रहा है आपको? मुझे लिस्ट में मिल ही नहीं रहा है निप्पॉन लाइफ एएमसी। इक्विटी लिक्विड फंड 20 वगैरह तो दिख रहे हैं इसके, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है मुझे। 733 का भाव है सामने, आप चार्ट भी देख पाएंगी अगर आप चाहें तो मैम, यहाँ से भी रेफर कर सकती हैं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बजाज फिनसर्व पे आ जाते हैं। इसका तो मल्टीपल आप देखेंगे तो 36 गुना से ज़्यादा ही आपको नजर आएगा। 26% स्टॉक चल भी चुका है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी ऑलरेडी हो चुका है। इस स्टॉक को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है फिलहाल? बजाज फिनसर्व अभी चल रहा है 2000 पर। अभी रिसेंटली यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका देखिए, ओवरऑल जो इसकी मार्केट है थोड़ी अलग है बजाज फिनसर्व वाली एज कम्पेयर टू दूसरा। तो यहाँ 2000 के भाव पर भी थोड़ा बहुत पार्शियल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, मतलब इसको अवॉइड लिस्ट में ना डालें इस रेट को भी। आप यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रैटेजी यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वन, तो 2000 के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ वी कैन डू इन रेंज ऑफ 1900 से के अप टू, मतलब 1920 आई शुड से। 1920 और 2000 की ये जो रेंज है, ये फ्रेश बाइंग रेंज बनती है फॉर सच स्टॉक्स जो कि अप ट्रेंड में है और थोड़ा बहुत पुल बैक लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर।
ठीक है, तो इस रेंज में अगर खरीदेगा कोई तो फिर टारगेट स्टॉप लॉस क्या होंगे? इस रेंज में अगर आप खरीद रहे हैं तो इसका जो पुराना हाई है उसके लिए वेट करना ज्यादा अच्छा होगा। उसके ही वेट करिए, जो कि पुराना हाई इसका जाता है आपका 2150 के लगभग। तो वही पहला टारगेट बनता है। मोमेंटम में जब ये स्टॉक वापस जाएगा तो उसी को हिट करेगा सबसे पहले। ठीक एंड है, इसके बाद वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड 2250 के आसपास की रेंज को। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस कंबाइंडली जो हमको मेंटेन करना है तो वो जाएगा हमें 1800 पर, जो उसका एक बहुत ही पुराना बढ़िया सपोर्ट है। एंड मुझे नहीं लगता कि वो 1800 बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आएगा बिफोर हिटिंग अ न्यू रेंज। ठीक है, इस स्पेस में ना एक स्टॉक जो कि नए हाईस टच कर रहा है लगातार, वो है HDFC AMC का। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ रनिंग वे अहेड ऑफ इट्स टाइम या फिर अपनी अर्निंग्स। तो 42 गुना के आसपास का मल्टीपल ऑलरेडी है, पिछले एक साल में 20% चला ये शेयर। आपको चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? क्योंकि कुछ वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स आने लगे हैं स्टॉक को लेकर। थोड़ा सा महंगा है देखिए ये स्टॉक भी। ओवरऑल ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे मूव कर चुके हैं, और किसी भी स्टॉक में इस चीज को एक थंबनेल बना के भी चले, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, XYZ कोई भी स्टॉक हो, अगर महंगा है तो फिर आपको प्रॉफिट देते देते वो समय लगाएगा। स्टॉक बुरा नहीं है, हमारी एंट्री उस सर्कल में कहां पर है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो उसी लिहाज से ये स्टॉक अभी महंगा है। एंड मेरे हिसाब से अभी जो 4800 का भाव है ये काफी महंगा है, इसको अवॉइड करना चाहिए। वेट फॉर अ कूल ऑफ। और वो कूल ऑफ आपको 4600 से लेकर के 4650 इस रेंज में मिलता है। 4600 से 4650 की रेंज का वेट करें। जी ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो थोड़ा चल चुका है, महंगा है थोड़ा सा, इसलिए आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रह सकता है। अब उसकी बात कर लेते हैं जो कि न्यू एंट्रेंट है, जो कि म्यूचुअल फंड कारोबार में घुस रहा है। वैसे ये NBFC स्पेस की कंपनी है, लेकिन अब चूंकि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस इनको मिल गया है, फाइनल अप्रूवल आ गया, तो मान के चलेंगे कि इनका म्यूचुअल फंड कारोबार भी है। वैसे देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे है। पिछले एक साल में आप जो देख रहे हैं कि 19% का नेगेटिव रिटर्न है, वो इसीलिए है क्योंकि एक समय मैं देखता हूँ, आई थिंक 400 के आसपास का इसने हाई टच किया था, तो वहाँ से स्टॉक नीचे है। और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे, चूँकि ज़्यादातर बिजनेसेस इनके नेसेंट स्टेज पे हैं, अभी सेटअप हो ही रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बड़े मूव्स आ सकते हैं, लेकिन 368 के आसपास का इन्होंने ऑल टाइम हाई कह लीजिए, जो अब तक का इतिहास हमने देखा इसका, वो लेवल्स देखे थे, और ये अभी 288 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 19% गिर चुका है, लेकिन इसके वैल्यूएशन इसके काफ़ी हाई हैं, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो अभी ग्रोइंग स्टेज पर हैं, बढ़ रहे हैं, मल्टीफोल्ड बढ़ सकते हैं, क्योंकि टारगेट तो इसके बड़े बड़े भी आते हैं। कई सारे एनालिस्ट से हमारी बातचीत होती है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक को? मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप का व्यू रेट करके चलना चाहती हूँ। जियो हमने पिछली बार कवर किया था, ऑलमोस्ट इसका 300 का टारगेट भी था, 270 एंड 300 हिट हो चुके हैं। एंड आई थिंक वो न्यूज हमने मिंट के लिए कवर किया था आई थिंक। बट अभी यहाँ पर जो मूव है अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, हो सकता नहीं है, होगा, उसके लिए वेट करिए। क्लोज टू एवरी 5% डिप, करंट प्राइस है 287 का। हर 5% से के डिप में यहाँ पर आप पार्ट्स में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी लेकर के चल सकते हैं, बिकॉज जो मार्केट के डेवलपमेंट अबाउट दिस कंपनी आ रही है, अबाउट दिस स्टॉक आ रही है, ब्लैक रॉक के साथ जो इसका टाई अप हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। जो मूवमेंट सिर्फ न्यूज का बेस पर बनना था वो हो चुका है ऑलरेडी। अब आगे की किस तरह की स्ट्रेटेजीज होंगी, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी, उसको एनकैश करने के लिए आपको इसको पोर्टफोलियो स्टॉक बनाना पड़ेगा। आई मीन टू से इन सिंपल वर्ड, पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा लंबा। ठीक है, एग्जैक्टली हर 5% के डिप में कुछ कुछ यहाँ पर आप इनफ्लो करते रहे। अच्छा, तो मान लीजिए कोई होल्ड करता है, क्या पीरियड रखे? 1, 1.5, 2 साल? फिर टारगेट क्या होंगे उस केस में, और स्टॉप लॉस? आप इसको एक बेबी जैसा 9 महीने का टाइम दीजिए। करंट प्राइस पर अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 क्वार्टर का टाइम दीजिए, क्योंकि पूरा एक मौका मिल जाएगा उसको, और इस बीच में ये मूवमेंट अच्छा कर सकता है। एंड जो रिवाइज टारगेट, यानी जो आज के समय में बाय कर रहे हैं एंड हर 5% पर उसका एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो टारगेट्स यहाँ पर निकलते हैं, पहला ही टारगेट आपको 350 का मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं तो आपके करंट प्राइस से भी क्लोज टू 15% है, उससे भी ज्यादा ही एक्चुअली, लगभग 20% का है। तो आपकी एवरेजिंग जैसे जैसे होती जाएगी नीचे के लेवल पे, 350 का जो ये लेवल है वो आपको आपके प्रॉफिट की परसेंटेज को बढ़ाता जाएगा बाय 1%, 0.5% लाइक दैट। तो 350 इज अ वेरी फर्स्ट टारगेट, जो कि आपको डाउन द लाइन 9 मंथ के अंदर में मिल सकता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते हैं तो आपके प्रॉफिट की परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगी।
एंड इसके बाद में जो टारगेट है जो वो काफी बड़े हैं, बिकॉज वो इन्वेस्टिंग वाले टारगेट होते हैं, मल्टीफोल्ड जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में ये जा सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करके चलें 230 का, बस। इससे ज्यादा यहाँ पर आपको एवरेजिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड 230 आपके हर एवरेजिंग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चाहे आपका एवरेज करते करते अगर आपको मान लीजिए आपका स्टॉक 230 आ गया है, उस दिन छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको छोटा बेबी ही मान के चलें, मतलब बेबी स्टेप्स ही लेगा ये, क्या कभी दौड़ेगा भी? नहीं, ये बहुत फास्ट लर्निंग करने वाला है। जैसे एक छोटा बेबी आता है, उसका जो अर्ली फेज होता है बहुत ही फास्ट, लर्निंग फेज, बहुत ही फास्ट उनके मूवमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम रिलायंस, एंड एज आई सेड, रिलायंस बिलीव इन डिस्ट्रप्शन एंड डोमिनेंस। तो ठीक है, वही चीज यहाँ पर दिख रही है जो आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, लेकिन स्टॉक करेक्ट हुआ है तो आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट करें इसको। हर 5% के डिप पर नीचे में 230 का स्टॉप लॉस रखें। 9 महीने का जो टारगेट आपके लिए आ रहा है वो है 350 रुपये का। और लंबा रखेंगे और पेशेंस अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे और भी ऊपर के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो टारगेट आ रहा है 9 महीने का वो है 350 रुपये का। तो इसी के साथ हम इस खास सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं।